नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है चीन। चीन अलग अलग कारणों से सुर्खियों में बना रहता है और हाल ही में क्या है कि चीन और फिलीपींस के बीच में तनाव देखने को मिला, जिसके कारण से चीन एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। तो आज इसी क्रम में हम चीन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर मानचित्र के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर किस कारण से चीन न्यूज़ में बना हुआ है। तो न्यूज़ है, फिलीपींस से चाइनीज कोस्ट गार्ड एलिवेटिंग टेंशन इन साउथ चाइना सी। फिलीपींस का कहना है कि जो चीन के तटरक्षक हैं वो साउथ चाइना सी यानी जो दक्षिणी चीन सागर है इसमें तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। मामला क्या था कि जो फिलीपींस के कह सकते हैं जो शिप्स थे उस पर क्या है कि चीन के कोस्ट गार्डों ने क्या किया कि इन पर पानी की बौछार की, यानी वाटर कैनन के द्वारा इनके शिप पे क्या है कि पानी की बौछार की। और यही नहीं, अपने शिप से इनके शिप को टक्कर भी मारी, जिसके बाद से गतिरोध उत्पन्न हो गया। और इस मामले में यूएसए के उतरने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में क्या है कि तनाव और बढ़ जाए और युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। अब देखिए ये मामला का संबंध कहाँ से है, तो अगर हम बात करें तो ये जो मामला है ये साउथ चाइना सी से जुड़ता है। मामला क्यों जुड़ता है कि अगर बात करें तो वर्ष 1947 में चीन ने एक मैप, एक मानचित्र जारी किया और जिसका नाम दिया 11 डैश लाइन। इसके द्वारा क्या है कि चीन के एक बड़े हिस्से पर चीन ने क्या है कि इस जलीय क्षेत्र पर अपना दावा किया कि उस पर उसका अधिकार है। बाद में क्या है कि वर्ष 1953 में इसमें एक बदलाव करते हुए जो टोंकिन की खाड़ी थी उसको छोड़ते हुए क्या है कि फिर से चीन ने एक 9 डैश लाइन मैप जारी किया और इस पर क्या है कि चीन ने दावा किया कि जो ये क्षेत्र है साउथ चाइना सी का, इस पर चीन का अधिकार है। जिसको लेकर क्या है कि जो चीन है इसे वर्ष 2009 में इसको लेकर यूएनओ में भी गया, लेकिन ये अलग बात है कि वर्ष 2016 में क्या है कि इसके मैप को खारिज कर दिया गया, लेकिन तब भी चीन नहीं माना। और हाल ही में क्या है कि वर्ष 2023 में चीन ने फिर से एक नए मैप को जारी किया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि साउथ चाइना सी का लगभग 90% जो क्षेत्र है वो क्या है कि वो चीन का है, जिसको लेकर क्या है कि वैश्विक स्तर पे चर्चाएं होने लगी हैं। और यहाँ इस साउथ चाइना सी में जो देश अवस्थित हैं वो क्या है कि इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक मामला देखने को मिला। यहाँ पर देखेंगे तो इस साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड है, जैसे पार्सले आइलैंड है, स्प्रेटली आइलैंड है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्प्रेटली आइलैंड के समीप क्या है कि एक सोल है जिसको नाम दिया जाता है सेकेंड थॉमस सोल। और सोल क्या होता है, तो सोल मुख्य रूप से क्या है कि एक तरह का एटॉल है या कह सकते हैं उथला जलीय क्षेत्र है या रेत का किनारा होता है। और इसी सेकेंड थॉमस सोल में क्या है कि फिलीपींस का एक जंगी जहाज जिसका नाम है सियरा माद्रे वो क्या है कि फंस चुका है। ये जो शिप है, ये जो जंगी जहाज है, ये काफ़ी वर्ष पहले यहाँ फंसा था, लगभग 24 वर्ष पहले ये यहाँ पर फंसा है। तब से क्या है कि यहीं पर फिलीपींस ने इसे छोड़ दिया है और यहाँ पर क्या है कि अपने सैनिक इस शिप पर तैनात किए हैं और समय समय पर क्या है कि यहाँ पर राहत सामग्री या खाद्य सामग्री या जो भी संबंधित वस्तुएं होती हैं वो यहाँ फिलीपींस पहुँचाता है। लेकिन इस पर क्या है कि चीन आपत्ति दायर करता है और कहता है कि जानबूझकर फिलीपींस ने अपने शिप को यहाँ खड़ा रखा है। और इसी को लेकर अक्सर जब भी फिलीपींस के शिप यहाँ पर जाते हैं तो उनके और चीन के बीच जो तटरक्षक हैं उनके बीच आपसी गतिरोध देखने को मिलता है। और हाल की घटना इसी से जुड़ी हुई है। जब फिलीपींस का शिप यहाँ पहुँचा तो उस दौरान क्या है कि जो चीनी तटरक्षक है उन्होंने वाटर कैनन की मदद से इन पर पानी की बौछार की ताकि ये जो शिप है वो डूब जाए। और यही नहीं, जो शिप गया था उससे अपने शिप की टक्कर भी मारी, जिसको लेकर
तनाव उत्पन्न हो गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस क्षेत्र में युद्ध की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये क्या था कि ये इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। अब बात करें कि आखिर इस क्षेत्र पर चीन अपना दावा क्यों प्रस्तुत करना चाह रहा है, आखिर इसका महत्व क्या है। तो देखिए, जो पहला महत्व है वो है आर्थिक महत्व, क्योंकि अगर देखें वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण से तो विश्व व्यापार का लगभग 30% क्या है कि इस साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है ये कहीं ना कहीं अलग अलग जो महासागर हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या है कि मार्जिनल सी या सीमांत सागर कहते हैं। और यही नहीं, ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें अगर देखें तो ऑयल और नेचुरल गैस के असीम भंडार छुपे हुए हैं, जिसके कारण से क्या है कि चीन इस पर अपना अधिकार करना चाह रहा है। और यही नहीं, जियोपॉलिटिक्स या भू सामरिक दृष्टिकोण से भी क्या है कि इसका सबसे अधिक महत्व है, जिसके कारण क्या है कि इस क्षेत्र पर चीन अपना दावा और अधिकार स्थापित करके क्या है कि विश्व में अपनी जो स्थिति है वो सुपर पावर की बनाना चाह रहा है। इसी को लेकर क्या है इस पूरे क्षेत्र को कह सकते हैं कि चीन विवादित बनाना चाह रहा है और इस पे अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। अब इसी संदर्भ में क्या है कि अगर हम चीन को देखें कि आखिर जो चीन है इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, तो देखिए चीन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो चीन एक एशिया का देश है जो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये क्या है कि ईस्ट एशिया में ये स्थित है। और अगर बात करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा इसी से होकर गुजरती है। दूसरी अगर बात करें तो ये बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, उसमें भी अगर बात करें तो रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ये क्या है कि चौथे नंबर के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है और इस देश की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक है। और अगर हम बात करें कि आखिर इस देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये जो चीन है इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग 54 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। इसी के अलावा अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 75 डिग्री कह सकते हैं कि पूर्वी देशांतर से लेकर लगभग 135 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये अवस्थित है। इसके अलावा जो इसकी स्थलीय सीमाएं हैं वो अलग अलग देशों से लगती हैं और इसी के साथ इसकी एक लंबी सीमा जो है वो जलीय क्षेत्र से लगती है, जिसको लेकर अक्सर विवाद बने रहते हैं। इसके अलावा अगर इसके राजनीतिक अवस्थिति की बात करें तो लगभग की जो सीमाएं हैं वो चीन से लगती हैं। जैसे अगर बात करें तो रसिया है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ पर 2 देश और देखने को मिलेंगे, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, आगे बढ़ेंगे तो वियतनाम है, लाओस है, फिर इधर आएंगे तो क्या है कि हमें नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि लगभग देशों की जो सीमाएं हैं वो चीन से लगती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिनको लेकर क्या है कि चीन और उनके बीच में अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर चीन के राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो जो चीन का गठन हुआ वो क्या है कि 1 अक्टूबर 1949 को हुआ। उसके बाद से अगर देखें तो जो चीन है इसमें लगभग क्या है कि 22 प्रांत हैं और इसके 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसके 3 केंद्र शासित कह सकते हैं नगरीय क्षेत्र हैं, जिसके द्वारा इसका पूरा एक राजनीतिक मानचित्र बनता है, यानी इसकी एक राजनीतिक सीमा बनती है। इसके अलावा अगर इसके पूरे भौतिक अवस्थिति की बात करें कि यहाँ पर कौन से फिजिकल स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है, तो अगर इसकी बात करें तो जो चीन है ये विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर जाएंगे तो विभिन्न पठारी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे, मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, बेसिन्स देखने को मिलेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो जो चीन का लगभग 2/3 जो क्षेत्र है ये क्या है कि पठारी है और पर्वतीय है और लगभग 1/3 जो क्षेत्र है वो क्या है, वो मैदानी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर चीन में हम जाएं तो चीन में पश्चिम से अगर हम पूरब की तरफ बढ़े तो जो धरातली उच्चावच है उसमें क्या है कि लगातार
कमी देखने को मिलती है। और वहीं क्या है कि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है कि पर्वत और पठार, और इसके अलावा क्या है कि अलग अलग पर्वतों के बीच में विभिन्न बेसिन देखने को मिलते हैं। और इसके अगर हम पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ बड़े मैदान हमें देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से इसके विभिन्न जो उच्चावच हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कह सकते हैं कि बेसिन्स हमें देखने को मिलती हैं। इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जुंगार बेसिन देखने को मिलेगा, तारिम बेसिन देखने को मिलेगा, तुर्फान बेसिन देखने को मिलेगा, सैदाम जिसको क्वैदाम बेसिन भी कहते हैं ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि सिचुआन बेसिन या जिसको रेड बेसिन बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि इस चीन में अवस्थित ये प्रमुख बेसिन है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पठार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर महत्वपूर्ण पठारों की बात करें तो यहाँ पर हमें तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, यहाँ पर आएंगे तो लोएस का पठार देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो मंगोलिया का पठार देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या है कि यहाँ के महत्वपूर्ण पठार हैं। इसके अलावा अगर पर्वतों की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें अल्टई पर्वत देखने को मिलेगा, और अल्टई पर्वत और तियान शान पर्वत के बीच में क्या है कि ये जुंगार बेसिन हमें देखने को मिलता है। इसके और अगर हम साउथ में आएंगे तो यहीं पर कुनलुन माउंटेन हमें देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में क्या है कि तारिम बेसिन हमें देखने को मिलता है। और यहीं पर क्या है कि हमें एक और बेसिन तुर्फान बेसिन भी देखने को मिलता है। इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर तिब्बत पठार हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, जैसे अगर बात करें तो यहीं पर तिब्बत के पठार के यहाँ क्या है कि एक टांगला माउंटेन देखने को मिलता है, जहाँ से यहाँ की चीन या कहें तो एशिया की जो सबसे लंबी यांगसिकियांग जो नदी है वो निकलती है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने बताया कि कुनलिंग माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो नादर्न कह सकते हैं ईस्टर्न में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेन देखने को मिलते हैं। और यहीं पर क्या है कि यहाँ पर उत्तर से दक्षिण फैला हुआ खिंगन पर्वत भी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि मूल रूप से क्या है कि यहाँ के उच्चावच हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो यूनान का पठार है वो भी आपको इसके साउदर्न पार्ट में देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि चीन की प्रमुख उच्चावच विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन में आएंगे तो यहाँ की 2-3 झीलें हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर उन झीलों की बात करें कि कौन कौन सी झीलें हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या है कि एक लोपनूर झील है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नाम झील है, कोको झील है। तो ये क्या है कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो चीन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे मैदान हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो उनसे क्या है कि उनके अपवाह क्षेत्र में बड़े मैदान यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें कि जो ये पूरा चीन है तो यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र में क्या है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार यहाँ पर बड़े स्तर के वन देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो अगर इसके पश्चिमी भाग में आएंगे तो इसका जो क्षेत्र है इसमें 2 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। जो सबसे उत्तर की तरफ है तो यहाँ पर क्या है कि हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, और दूसरे भाग में क्या है कि स्टेपी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जो चीन है यहाँ की जलवायु कैसी है तो आप देख सकते हैं चूंकि क्या है कि ये यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर मूल रूप से क्या है कि अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें देखने को मिलती है। और उसमें भी क्या है कि इसके अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। अगर पूरे चीन की बात करें तो अधिकांश चीन के हिस्से में क्या है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या है कि अगर इसके पर्वतीय क्षेत्रों में हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि हमें शुष्क मरुस्थली जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसके पूर्वी भाग में जाएंगे यानी कि चीन का ये जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि हमें मूल रूप से ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। और अगर वर्षा की बात करें तो चीन में जो वर्षा होती है वो मूल रूप से क्या है कि जो ग्रीष्म ऋतु की जो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जो पवनें हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। और वो जो वर्षा है वो मुख्य रूप से मई माह से लेकर
सितंबर माह के बीच में होती है। तो इस तरह से देखें तो जो चीन है, यहाँ का जो जलवायु है वो क्या है कि एक तरह से उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय है, और इसी के अनुरूप क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का विकास हुआ है। तो ये हमने देख लिया। इसी में अगर हम बात करें कि चीन का जो अपवाह तंत्र है, यानी यहाँ पर जो विभिन्न नदियाँ प्रवाहित होती हैं, अगर उनमें हम बात करें तो यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है वांगहो रिवर। वांगहो रिवर, जिसको क्या है कि एलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस नदी के उद्गम की बात करें कि आखिर ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो नदी है ये मूल रूप से तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है, और फिर क्या है कि ये आगे बढ़ती जाती है, और ये जो नदी है इसका जो निकास होता है, इधर आएंगे तो यहाँ पर बोहाई की जो खाड़ी है, जो बोहाई की खाड़ी है, जिसको पोहाई की खाड़ी भी बोलते हैं, वहीं पर इसका निकास होता है। और ये क्या है कि इधर देखेंगे तो गोबी के मरुस्थल में भी इसका अपवाह क्षेत्र है। तो इस तरह से क्या है कि ये गोबी के मरुस्थल में अगर जाती है तो वहाँ से जो लोएस है उसको परिवहित करती है, यानी जो महीन रेत के कण हैं उनको परिवहित करती है। इसी कारण से इसका जो नाम है वो एलो रिवर भी रखा गया है। यानी इसको क्या है कि जो वांगहो नदी है इसको एलो रिवर भी कहा जाता है। और इस नदी के अपवाह क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है कि चाय और कपास की कृषि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चीन का क्षेत्र है। इसके अलावा अगर दूसरी महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो दूसरी नदी आपको देखने को मिलेगी वो यांगजी है, जिसको यांगसी यांग बोलते हैं। ये क्या है कि ये चीन की सबसे लंबी नदी है, और चीन ही नहीं एशिया की ये सबसे लंबी नदी है, जिसका जो उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है वो भी तिब्बत के पठार से होता है। और फिर क्या है कि ये अपवाहित होते हुए कहाँ पहुँचती है, तो इधर साउथ चाइना सी में पहुँचती है, जहाँ पर इस नदी का निकास होता है। और इस नदी के मुहाने पर क्या है कि आपको एक संघाई शहर देखने को मिलेगा, जो कि क्या है कि चीन का एक महत्वपूर्ण शहर है। और अगर बात करें तो चीन में शिप इंडस्ट्री या इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका ये संघाई जो शहर है ये महत्वपूर्ण सिटी है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये कह सकते हैं कि एक बड़ा नगर चीन का है, जो कि क्या है कि रसायन और कागज और इसी के साथ जलयान इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 नदियाँ हैं। जैसे अगर बात करें तो एक अन्य नदी आपको देखने को मिलेगी रेड नदी। जो रेड नदी है जिसको लाल नदी भी बोलते हैं, इसका जो निकास होता है यानी इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो यहीं पर यूनान पठार से ये रेड नदी निकलती है। और फिर क्या है कि यहाँ पर जो टोंकिन की खाड़ी है वहाँ पर ये जाकर मिल जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा यहीं पर एक मेकोंग नदी आपको देखने को मिलेगी। जो मेकोंग नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। जो मेकोंग नदी है ये आगे बढ़ते हुए क्या है कि अगर इस क्षेत्र की बात करें, जो मेकोंग नदी है, तो ये क्या है कि यहाँ पर चीन में अगर हम जाएंगे तो चावल की कृषि के लिए, यानी मेकोंग नदी जो घाटी क्षेत्र है ये चावल की कृषि के लिए क्या है कि चीन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस नदी का जो निकास होता है वो साउथ चाइना सी में होता है। इसके अलावा 2-3 और नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहीं पर एक साल्विन नदी है। साल्विन जो नदी है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, और इसका जो निकास होता है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडमान सी है और अंडमान सी के जो मर्तबान की जो खाड़ी है, इस मैप में नहीं दिख रहा है, जो मर्तबान की खाड़ी है वहाँ पर इस नदी का निकास होता है। इसके अलावा 2 और नदियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे बात करें तो इरावदी नदी है, तो ये भी क्या है कि यहाँ पर यूनान के पठार से ये नदी निकलती है, और इसका भी जो निकास होता है वो अंडमान सी में होता है। इसके अलावा ऊपर आपको एक आमूर नदी देखने को मिलेगी। ये क्या है कि रूस और चीन के बीच में कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीतिक सीमा भी बनाती है। तो ये हमने देख लिया। और फिर इसमें ये भी हमने देखा कि अलग अलग जो बेसिन है, जैसे जो सैदाम बेसिन है ये मुख्य रूप से क्या है कि तियानशान जो पर्वत है और नीचे क्या है कि जो कुनलुन पर्वत है, इन दोनों के बीच में अवस्थित है। और यहीं पर क्या है कि आपको तकला मकान डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं एक शीत मरुस्थल है, शीत और शुष्क है, यानी कि कह सकते हैं ड्राई और कोल्ड डेजर्ट है, उसका ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है कि अति
या कह सकते हैं निम्न तापमान वाला क्षेत्र है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम चीन में जाए तो क्या है कि अगर चीन में अलग अलग संसाधनों की बात करें तो जो चीन है ये विश्व स्तर पे अगर हम देखें तो लोहा, कोयला, पेट्रोल, तांबा का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसमें भी अगर हम लोहे की बात करें तो यहाँ पर अगर इधर आएंगे तो जो मंचूरियन क्षेत्र है वो क्या है कि लोहा के उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो चीन का तापेय क्षेत्र है ये भी क्या है कि लोहे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शान जो क्षेत्र है वहाँ भी लोहे का प्रोडक्शन बड़े स्तर पे होता है। और अगर कोयले की बात करें तो कोयले के दृष्टिकोण से इसका जो सिंस क्षेत्र है, शांसी क्षेत्र है, ये क्या है कि कोयले का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ का जो जेचुआन क्षेत्र है ये क्या है कि कह सकते हैं पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन में तांबे का भी बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो चीन का जो यूनान प्रांत है ये क्या है कि तांबे के उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और चीन में टीन का उत्पादन की बात करें तो यहाँ का जो यूनान क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्यांगसी है, क्यांगडुंग है, ये सारे क्या है कि टीन के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो चीन में हम जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो पर्वतीय हैं या फिर पठारी हैं। चीन का केवल 14% ही क्षेत्र क्या है कृषि योग्य है। लेकिन अगर बात करें तो चीन में बड़े स्तर पे मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, मूंगफली और इसके अलावा क्या है कि सब्जी, कपास, चाय, रेपसीड बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन ही नहीं किया जाता है, चीन क्या है कि इन सभी के संदर्भ में क्या है कि उत्पादन के क्रम में देखें तो विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। तो ये हमने देख लिया कि चीन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें क्या है कि अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की जो स्थिति है ये क्या है कि चीन के क्या है कि कह सकते हैं साउथ ईस्ट में है। ये क्या है, ये फिलीपींस है। ये फिलीपींस का क्षेत्र है जो मूल रूप से क्या है कि विभिन्न अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है। इसी टॉपिक पे एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोएस पठार उत्तरी चीन के मैदान और पश्चिम के रेगिस्तानों के बीच ढीली ढाली पहाड़ियों और बंजर पहाड़ों का एक अनूठा क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है कि तिब्बत के पठार के दक्षिण में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर तारिम बेसिन अवस्थित है। तीसरा कथन है कि चीन की सीमाएं 14 देशों के साथ लगती हैं। चौथा है यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? पहला है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी चारों। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर चीन आजकल सुर्खियों में क्यों बना हुआ है और चीन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।